शुरुआत करते हैं हमारे पड़ोसी देश नेपाल से। पिछले कुछ दिन वहां के आधुनिक इतिहास में शायद सबसे बड़े युवा आंदोलन के गवाह बने हैं। और ये सब शुरू हुआ 4 सितंबर को, जब सरकार ने अचानक फेसबुक, एक्स, यूट्यूब समेत करीब 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगा दी। अच्छा। और कारण क्या बताया गया? सरकारी तर्क तो ये था कि इन कंपनियों ने देश के जो नए कम्युनिकेशन नियम है उनके तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। लेकिन जो बात ध्यान देने वाली है वो है टाइमिंग। हाँ, टाइमिंग। ये बैन ठीक उस वक्त लगा जब सोशल मीडिया पर #NepoKids बहुत ट्रेंड कर रहा था। मतलब इसमें राजनीतिक रसूख वाले परिवारों के बच्चों के जो विशेषाधिकार हैं, हाँ, नेताओं की संपत्ति, भ्रष्टाचार, इन सब पर पोस्ट वायरल हो रहे थे। बिल्कुल। तो आम लोगों में ये धारणा बनी कि सरकार असल में अपनी आलोचना से घबरा गई है, आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। और इसी धारणा ने जैसे चिंगारी का काम किया। सही कहा। बैन लगते ही खासकर छात्र और युवा, जिन्हें आजकल जेनजी कहते हैं, मतलब मोटे तौर पर 1997 के बाद जन्मे लोग, वो सड़कों पर उतर आए। और खास बात ये थी कि इनका कोई एक नेता या कोई संगठित ढांचा नहीं था, है ना? ये अपने आप हुआ। हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह से स्वतः स्फूर्त आंदोलन था और उनका गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया बैन तक ही नहीं था। अच्छा। ये गुस्सा सालों से जो असंतोष जमा हो रहा था, भ्रष्टाचार, सरकारी पैसे की बर्बादी, नेताओं और उनके परिवारों का वो दिखावटी जीवन, भाई भतीजावाद। हाँ, और सबसे बढ़कर अपनी बात कहने की आजादी पर हमला। मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बड़ा मुद्दा बन गया। और देखते देखते ये विरोध प्रदर्शन बढ़ते गए फिर। हाँ, बहुत तेजी से। 8 सितंबर को काठमांडू में हजारों युवा संसद भवन के पास जमा हो गए। अच्छा। और सूत्रों के अनुसार कुछ प्रदर्शनकारियों ने संसद परिसर में घुसने की भी कोशिश की, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए। फिर तो पुलिस और सुरक्षा बलों से टकराव हुआ होगा। जी, और गंभीर टकराव हुआ। पानी की बौछारें, आंसू गैस के गोले, रबर बुलेट का इस्तेमाल हुआ। और चिंता की बात यह है कि कई जगहों पर लाइव राउंड्स, मतलब असली गोलियां चलने की भी खबरें आईं। ओह, ये तो बहुत गंभीर है। कुछ आंकड़े हैं? आंकड़े वाकई परेशान करने वाले हैं। अकेले काठमांडू घाटी में ही कम से कम 19 प्रदर्शनकारियों की मौत की पुष्टि हुई है। और देश भर में 350 से ज्यादा लोग घायल हुए। 19 मौतें? जी, और गुस्साई प्रदर्शनकारियों का निशाना भी बहुत तीखा था। संसद भवन के कुछ हिस्सों में, सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तरों में और कई मंत्रियों के घरों में आग लगा दी गई। अरे बाप रे। हालात इतने बिगड़ गए कि कई सीनियर नेताओं को सेना और पुलिस की सुरक्षा में सुरक्षित जगहों पर ले जाना पड़ा। ऐसी तस्वीरें नेपाल ने पहले शायद ही देखी थी। सरकार पर दबाव तो फिर बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। चरम पर पहुंच गया था। पहले गृह मंत्री रमेश लिकाक ने इस्तीफा दिया। खबरें हैं कि उन्होंने पुलिस कार्रवाई की नैतिक जिम्मेदारी ली। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने शुरुआत में इसे आंतरिक और बाहरी ताकतों की साजिश बताने की कोशिश की। हाँ, ऐसा अक्सर होता है। लेकिन विरोध की आग बुझी नहीं और आखिरकार 9 सितंबर को उन्हें भी राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा। मतलब प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा हो गया। जी। इस दौरान सरकार ने कर्फ्यू लगाया, इंटरनेट बंद किया, लेकिन आंदोलन रुका नहीं। बाद में सोशल मीडिया बैन हटा भी लिया गया, पर तब तक बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। युवाओं का गुस्सा पूरे सिस्टम पर था। ये आंदोलन असल में सत्ता में बैठे नेताओं की, जैसा प्रदर्शनकारी कह रहे थे, अड़ियल और असंवेदनशील सोच के खिलाफ एक सीधी चुनौती थी। नारे क्या थे, कुछ सुनने में आया? हाँ, नारे थे, अब बस, सिस्टम बदलना है, हम और नहीं सहेंगे। कई जगह ये भी सुनने को मिला, हमारे माँ बाप ने झेला होगा, हम नहीं झेलेंगे। अच्छा। और इस पूरे घटनाक्रम पर ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों की भी नजर है। उन्होंने पुलिस फायरिंग और मौतों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। तो अगर हम इन सब बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ें तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है, इसका निचोड़ क्या है? देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में रखकर समझें, नेपाल के इस जेनजी आंदोलन ने कई अहम बातें साफ की हैं। पहली, इसने दिखाया कि आज के दौर में युवा शक्ति, खासकर ये डिजिटल रूप से जुड़ी पीढ़ी, वो तानाशाही रवैये, सेंसरशिप और भ्रष्टाचार को सीधी चुनौती दे सकती है, भले ही उनके पास कोई पारंपरिक राजनीतिक संगठन ना हो। दूसरी बात, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का इस्तीफा, सोशल मीडिया बैन का वापस लिया जाना, ये सब इस आंदोलन के सीधे और ठोस नतीजे हैं। ये दिखाते हैं कि जन दबाव काम करता है। सही कहा।
तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, ये घटना सिर्फ नेपाल के लिए नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया और शायद दुनिया भर के युवाओं के लिए एक प्रतीक बन गई है। एक प्रतीक? किस तरह का? ये एक चेतावनी है उन सत्ताओं के लिए जो युवाओं की आवाज को अनसुना करती हैं या दबाने की कोशिश करती हैं। ऐसा करना अब बड़े राजनीतिक संकट को न्योता देना है। ये दिखाता है कि डिजिटल युग में सूचना और असंतोष का प्रवाह रोकना लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल, नेपाल का ये घटनाक्रम निश्चित रूप से आने वाले समय में चर्चा और विश्लेषण का विषय रहेगा। चलिए अब रुख करते हैं भारत की तरफ। जी। यहाँ एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर नियुक्ति हुई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल और एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। जी, उन्होंने विपक्ष के साझा उम्मीदवार, जिन्हें इंडिया गठबंधन का समर्थन था, पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को हराया है। वोटों का अंतर क्या रहा? वोटों का गणित देखें तो श्री राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि श्री रेड्डी के पक्ष में 300 वोट पड़े। कुल 767 सांसदों ने वोट डाला, जिनमें से 752 वोट वैध माने गए और 15 वोट अमान्य हो गए। अच्छा, और कुछ दलों ने वोट नहीं भी डाला? हाँ, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कुछ गैर एनडीए, गैर इंडिया गठबंधन दल जैसे बीजेडी, बीआरएस, एसईडी और कुछ निर्दलीय सांसदों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, वो तटस्थ रहे। अच्छा, और यहाँ एक बात जो सियासी गलियारों में काफी चर्चा में है, वो है क्रॉस वोटिंग की खबरें। कहा जा रहा है कि विपक्ष के कुछ सांसदों ने अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर एनडीए उम्मीदवार को वोट दिया। हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है इस चुनाव का। इसका क्या मतलब निकाला जा रहा है? क्या ये विपक्ष के लिए चिंता की बात है? देखिए, क्रॉस वोटिंग भारतीय चुनावों में कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं। एक तो ये विपक्ष खासकर इंडिया गठबंधन की अंदरूनी एकजुटता पर सवाल खड़े करता है। क्या गठबंधन अपने सभी घटक दलों और सांसदों को एक साथ रखने में कामयाब रहा? दूसरा, ये एनडीए के लिए एक मनोवैज्ञानिक बढ़त का संकेत हो सकता है कि वो विपक्षी खेमे में भी सेंध लगा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तीसरा, ये कुछ सांसदों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं या नाराजगी का भी नतीजा हो सकता है। असल वजह क्या है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन विश्लेषक इसे विपक्ष की रणनीति में संभावित कमजोरियों के तौर पर जरूर देख रहे हैं। और श्री राधाकृष्णन के बारे में कुछ बताइए, उनका प्रोफाइल क्या है? जी, वो तमिलनाडु के कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और हाल के वर्षों में झारखंड, तेलंगाना और अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं ने बधाई दी होगी? हाँ, प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए के नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। वहीं विपक्षी नेताओं ने भी उन्हें शुभकामनाएं देते हुए लोकतांत्रिक परंपराओं और संसदीय मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया है। और ये चुनाव पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद हुआ है? जी, उनके स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के लगभग 50 दिनों के भीतर ये चुनाव संपन्न हुआ है। ठीक है, अब एक चिंताजनक खबर की ओर बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले से वहां भारी बारिश के बाद एक बड़ा भूधसाव हुआ है। हाँ, ये वाकई गंभीर घटना है। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक इस लैंडस्लाइड में 50 से ज्यादा घर पूरी तरह या आंशिक रूप से तबाह हो गए हैं। कई परिवार अचानक बेघर हो गए हैं। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। प्रशासन कुछ कर रहा है? हाँ, प्रशासन ने फौरन हरकत में आते हुए बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिया है। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालकर पास के अस्थायी राहत शिविरों में ठहराया गया है। उनको जरूरी सामान मिल रहा है, जैसे खाना, कपड़े? जी, प्रशासन का कहना है कि भोजन, कपड़े, कंबल और दवाइयां जैसी बुनियादी जरूरत की चीजें मुहैया कराई जा रही हैं। और आगे के लिए क्या योजना है? क्या सिर्फ तात्कालिक राहत ही है? नहीं, प्रशासन कह रहा है कि वो नुकसान का विस्तृत आकलन कर रहे हैं ताकि पुनर्वास और पुनर्निर्माण की योजना बनाई जा सके। इसके साथ ही भूगर्भ विज्ञान विभाग के विशेषज्ञ भी मौके पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं। किस बात की जांच? कि इस भूधसाव के सटीक कारण क्या थे और क्या उस इलाके में भविष्य में भी ऐसा खतरा बना हुआ है। ये घटना पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के खतरों को फिर से उजागर करती है। बिल्कुल। चलिए अब कुछ और अहम खबरों पर सरसरी नजर डाल लेते हैं। एक सांस्कृतिक खबर है। बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई 13 सितंबर को गुवाहाटी में महान गायक डॉक्टर भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती पर एक विशेष स्मारक सिक्का जारी करने जा रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री भी शायद शामिल हो रहे हैं। हाँ, खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और असम पब्लिकेशन बोर्ड उनकी एक जीवनी भी प्रकाशित कर रहा है। बहुत बढ़िया। ये असम और भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक बड़ा दिन होगा। वहीं सीमाओं से एक दुखद खबर आ रही है।
सियाचिन ग्लेशियर से। सियाचिन? वहां क्या हुआ? दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है वो। वहां हिमस्खलन मतलब एवलांच की चपेट में आने से भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हो गए हैं। ओह, ये बेहद दुखद सूचना है। बचाव कार्य हुआ? हाँ, सेना ने तुरंत बचाव अभियान चलाया, लेकिन जवानों को बचाया नहीं जा सका। मौसम विभाग ने आगे भी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है वहां। ये दिखाता है कि हमारे जवान किन कठिन और खतरनाक परिस्थितियों में काम करते हैं। बहुत दुखद। बिल्कुल। अब बात करते हैं उद्योग और रोजगार की। प्रधानमंत्री मोदी 17 सितंबर को अपने 75वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश में देश के पहले पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की नींव रखेंगे। अच्छा, पीएम मित्रा पार्क। इससे क्या उम्मीदें हैं? सरकार का दावा है कि इस पार्क से टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग में हजारों नए रोजगार पैदा होंगे और भारत के टेक्सटाइल निर्यात को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। इसका मकसद शायद पूरी सप्लाई चेन को एक जगह लाना होगा। कताई, बुनाई, प्रोसेसिंग। हाँ बिल्कुल, वैल्यू चेन को इंटीग्रेट करना, और इसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी पर भी जोर देने की बात कही जा रही है। ये अच्छी बात है। देखना होगा कि ये जमीन पर कितना सफल होता है। एक मामला दिल्ली हाईकोर्ट से है जो काफी चर्चा में है। अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों ने अपने पिता उद्योगपति संजय कपूर की संपत्ति में हिस्सेदारी के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। ओह हाँ, ये खबर मैंने भी देखी थी। इसमें कुछ वसीयत का मामला है ना? जी, और पेच ये है कि बच्चों ने अपनी सौतेली मां पर कथित तौर पर एक फर्जी वसीयत बनाने का आरोप लगाया है, जिसके जरिए उन्हें संपत्ति से वंचित करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा उनका कहना है। अच्छा, तो ये धोखाधड़ी का आरोप है? हाँ, मामला पारिवारिक संपत्ति विवाद का है, लेकिन इसमें धोखाधड़ी के गंभीर आरोप हैं। कोर्ट ने जांच के लिए एक समिति बनाई है। ये हाई प्रोफाइल मामला पारिवारिक संपत्ति विवादों की जटिलताओं को दिखाता है। बिल्कुल। अब आते हैं आर्थिक नीति पर। जीएसटी परिषद की हालिया बैठक में एक अहम फैसला हुआ है। क्या फैसला? केंद्र सरकार ने राज्यों को अतिरिक्त राजस्व मुआवजा देने की मांग को खारिज कर दिया है। अच्छा, मतलब जो कॉम्पेंसेशन मिल रहा था वो अब नहीं मिलेगा। हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा है कि जीएसटी लागू होने के बाद जो मुआवजा दिया जा रहा था उसकी अवधि अब समाप्त हो चुकी है। उनका तर्क क्या है? उनका तर्क है कि जीएसटी कलेक्शन अब स्थिर हो गया है और उसमें अच्छी बढ़ोतरी दिख रही है। उन्होंने राज्यों से कहा है कि अब उन्हें कोई विशेष सहायता पैकेज नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें अपने खुद के राजस्व स्रोत बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। तो इसका राज्यों पर क्या असर पड़ेगा? इसका मतलब है कि राज्यों को अब अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए ज्यादा आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। उन्हें टैक्स चोरी रोकनी होगी, टैक्स बेस बढ़ाना होगा, कलेक्शन को और कुशल बनाना होगा। ये एक तरह से वित्तीय संघवाद, फिस्कल फेडरलिज्म की दिशा में एक कदम है, जहां राज्यों पर अधिक जिम्मेदारी डाली जा रही है। हालांकि कई राज्य इससे सहमत नहीं होंगे शायद। हाँ, हो सकता है भविष्य में इसे लेकर केंद्र राज्य के बीच कुछ तनाव देखने को मिले। संभव है। और अंत में शिक्षा के क्षेत्र से एक सकारात्मक खबर। लखनऊ में स्थित अडानी जेम्स स्कूल को उसके संचालन के पहले ही साल में बेस्ट इमर्जिंग स्कूल का अवार्ड मिला है। अच्छा, अडानी जेम्स स्कूल, हाँ, किस लिए मिला ये अवार्ड? रिपोर्ट के अनुसार इस स्कूल को विशेष रूप से डिजिटल शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाने के नए तरीकों, इनोवेशन और सामाजिक समावेशन, मतलब अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चों को साथ लाने के प्रयासों के लिए सराहा गया है। ये तो अच्छी बात है। ये दिखाता है कि नए संस्थान भी जल्दी पहचान बना सकते हैं अगर वो गुणवत्ता और इनोवेशन पर ध्यान दें। बिल्कुल। आज की इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इन सुर्खियों के पीछे की कहानी और उनके मायने समझने में आपको मदद मिली होगी।